नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि वर्तमान के अंदर आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। क्योंकि जीके के अंदर अभी आप लोगों ने पीछे एग्जाम देखा होगा, एसआई का पेपर हुआ। एसआई के अंदर जीके के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कृषि के जो क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने कृषि को राजस्थान के लेटेस्ट एग्रीकल्चर की जो योजनाएं हैं, आर्थिक समीक्षा है, बजट का सारांश है, उनसे जोड़ करके कृषि की नीतियों को जोड़ करके प्रश्न पूछा है। तो आगामी जो एग्जाम होने जा रहा है, जैसे कि आगामी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, उसमें टॉपिक दिया हुआ है। सेकेंड ग्रेड का एग्जाम भी होगा, और यूआरओ ये जो भी एग्जाम है, उन तमाम एग्जाम के लिए ये जो पीटीए के लिए भी ये जो टॉपिक है कृषि का, इसको मैं जोड़ के करवा रहा हूं। इसके अंदर मैंने 2025 और 2026 के अंदर जितनी भी कृषि के संदर्भ में जितनी भी जो नवीनतम अपडेट घोषणाएं हुई है, वो मैंने यहाँ पे ली है। जैसे कि राजस्थान की कृषि की आर्थिक समीक्षा को लिया मैंने। कृषि की जो आर्थिक समीक्षा है जिसको लिया है, वो 2026 के जो न्यू डेटा है इसके अंदर अपने ऐड कर दिए। इसके अलावा अभी एसआई एग्जाम के अंदर राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जिला पूछा गया था। तो राजस्थान के जितने जो फसलें हैं, उनके उत्पादक जो जिले, सर्वाधिक उत्पादन कहां पे हुआ, क्षेत्रफल उत्पादन कहां पे किया गया, सॉरी प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल बुआई कहां की गई, सारे यहां पे डाले गए हैं। इसके अलावा कृषि का जो बजट 2026 का है, उसका इसमें सारांश डाल दिया गया है कि बजट के अंदर सरकार की कौन कौन सी एग्रीकल्चर के सेक्टर में घोषणाएं की गई। और मेन राजस्थान की कृषि की जो योजनाएं हैं, पीएम धन धान्य कृषि योजना होगी, या प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना होगी, या हम कह सकते हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना होगी, पशु सखी होगी, कृषि सखी होगी, जितनी भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की योजनाएं हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, गिव अप अभियान, हम सारे पढ़ेंगे, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर अभी बजट के अंदर सरकार ने जो जो उत्कृष्टता के अंदर, जिनको एक्सीलेंस सेंटर बोलते हैं, वो कहां कहां पे स्थापित किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्याज का कहां पे बनेगा, किन्नू का कहां पे बनेगा, इसके अलावा आम का कहां पे बनेगा। और नेक्स्ट, राजस्थान की कृषि के जलवायु जो खंड, जो 10 खंड है वो लिए हैं। और इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद जो प्रश्न पूछा गया था एसआई एग्जाम के अंदर कि सीताफल कहां का है, अंजीर कहां का है, इस प्रकार के। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना भाई, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल बजट अपडेट कर दिया, आर्थिक समीक्षा अपडेट कर दी, सरकार की योजनाओं को अपडेट कर दिया है। तो ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो साथी नए हैं उनको इस क्लास की पीडीएफ की मांग करेंगे, मैं पहले कह रहा हूं, इस क्लास की पीडीएफ जीके विद्रा के जाएंगे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट और प्यार बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा हमारी आर्थिक समीक्षा का डेटा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधा सा प्रश्न आपके आर्थिक समीक्षा के डेटा से पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, राजस्थान की नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग राजस्थान में टोटल अनाज का जो उत्पादन है वो कितना हुआ। तो 236.85 लाख मेट्रिक टन। याद करना है, ये सिंपल सी टेबल है, इसको प्रिंट लेकर के दीवार पे चिपका लो, अपनी लाइब्रेरी की शीट पे चिपका लो, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि एजिट आरपीसी के एग्जाम के अंदर ये यहां से एजिट डेटा उठाएगा। तो टोटल अनाज का उत्पादन कितना हुआ, 236.85 लाख मेट्रिक टन हुआ। अब पूछेगा खाद्यान्न दलहन उत्पादन, सॉरी, अनाज तो था 236.85 लाख मेट्रिक टन। राजस्थान का टोटल कुल दलहन जो उत्पादन दर्ज किया गया इस वित्तीय वर्ष के अंदर, वो था 47.13 लाख मेट्रिक टन। दोनों को मिलाकर के बन जाएगा खाद्यान्न, कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो इस वित्तीय वर्ष कितना हुआ था। ये डेटा माइंड में, सपने में भी आपके याद होना चाहिए। 283.98, 283.98 राजस्थान के अंदर कुल जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ 283.98 लाख मेट्रिक टन। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। और टोटल जो तिलहन की बात करेंगे, तिलहन उत्पादन 100.46 लाख मेट्रिक टन दर्ज किया गया। गन्ने का उत्पादन 3.61 लाख मेट्रिक टन दर्ज किया गया। कपास का उत्पादन 17.64 लाख मेट्रिक टन दर्ज किया गया था। और राजस्थान में जो कुल खाद्यान्न है, वापिस मैंने करवाई दिया, वो कितना है, 283.98 लाख मेट्रिक टन है, ये दर्ज हुआ है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 8.28% क्या है, कम है। कई बार क्या कथन कारण देकर के पूछ लेते हैं कि ये कथन है, ये कारण है, दोनों सही है गलत है। ध्यान दे लेना, ये खाद्यान्न उत्पादन इतना था 283.98, लास्ट वित्तीय वर्ष था, उसके मुकाबले कमी है, वो कितनी है, -8.28% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो नेक्स्ट,
अब आगे चलते हैं। एसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान देश में अग्रणी या प्रथम स्थान पे है। तो ये डेटा सारणी देख लेना, ये सारणी एज इट आपके प्रश्न आ सकती है। या पीछे आरएस में पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि बाजरा राजस्थान देश के कुल बाजरे का कितना % उत्पादन करता है। तो ये भी देख लो, मेन रैंक देखनी है कि कौन कौन सी फसलों में हम थर्ड रैंक पे है, कौन सी हम सेकंड रैंक पे, कौन सी हम फर्स्ट रैंक पे है। सिंपल सी बातें हैं। राजस्थान राई सरसों में पहले स्थान पे, राजस्थान बाजरे के अंदर पहले स्थान पे, राजस्थान तिलहन के अंदर पहले स्थान पे, राजस्थान ग्वार में हम पहले स्थान पे, मूंगफली के अंदर हम दूसरे स्थान पे आ जाएंगे, मूंगफली के अंदर हम दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। अब देखो, चने के अंदर थर्ड है, दलहन के अंदर थर्ड है, सोयाबीन के अंदर थर्ड है। तो इन तीनों के अंदर हम क्या है, थर्ड आ जाएंगे। बाकी सेकंड किसके अंदर आ जाएंगे, मूंगफली के अंदर आ जाएंगे, और फर्स्ट किसके अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर आ जाएंगे। अब एक बार आप भी मोटा मोटा इसका देख लो भाई, मोटा मोटा देखते हैं। तो इसके अंदर राई और सरसों के अंदर, राई सरसों में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। बाजरे में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। कुल तिलहन में किसका है, राजस्थान का है। और मोटे अनाज में किसका है, राजस्थान का है। ग्वार में किसका है, राजस्थान का। तो इन 5 फसलों के अंदर राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। अब राजस्थान देश के टोटल राई सरसों का राजस्थान कितना % उत्पादन करता है, 43.43 सारा परसेंटेज में आएगा कि राजस्थान देश के कुल बाजरा सरसों का, सॉरी राई सरसों का कितना करता है, 43.43। फिर बाजरे का पूछेगा 41.34 है। तो देश के कुल बाजरे का 41.34% प्रोडक्ट करके राजस्थान देश में पहले स्थान पे। इसी प्रकार कुल तिलहन की बात करेंगे हम, पहले स्थान पे है, लेकिन राजस्थान भारत के कुल तिलहन का कितना करता है, 23.61% का उत्पादन करता है। मोटा अनाज, मोटे अनाज में हम पहले स्थान पे है। देश के कुल मोटे अनाज का राजस्थान करता है 14.21% उत्पादन करता है। और ग्वार में तो एक तरफा काम है, 88.80 88.80% है हम देश के टोटल ग्वार के उत्पादन में करते हैं। 41.34 हम बाजरे में करते हैं, 43.43 हम राई सरसों में करते हैं मोटे अनाज के अंदर, और कुल तिलहन के अंदर हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम पहले स्थान पे है। लेकिन अब देखिएगा, आपसे पूछेगा कि मूंगफली के अंदर, देखो मूंगफली के अंदर सेकंड स्थान किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान का सेकंड स्थान है, और पहला किसका, गुजरात का। राजस्थान 19.91 वो 19.91% का उत्पादन करता है। अब चने में हम थर्ड हैं, कुल दलहन में थर्ड हैं, सोयाबीन में थर्ड हैं। तो चने के अंदर पहला एमपी का है, दलहन में पहला एमपी का है, सोयाबीन में पहला एमपी का, तीनों में पहला एमपी का है। राजस्थान का तीनों स्थान आ जाएगा यहाँ पे है, और राजस्थान इतना इतना % का उत्पादन करता है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। ध्यान दीजिए, फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे राई सरसों, फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे बाजरा, फर्स्ट के अंदर कुल तिलहन, फर्स्ट में मोटा अनाज, और फर्स्ट के अंदर ग्वार 88.80। सेकंड में सिर्फ मूंगफली आ जाएगा 19.91, और थर्ड के अंदर कुल दलहन, सोयाबीन, और इसके अलावा हम यहां पढ़ेंगे सोयाबीन के अंदर हम थर्ड स्थान पे है, कुल दलहन के अंदर हम थर्ड स्थान पे है, और इसके अलावा यहां पे चने के अंदर हम क्या है, थर्ड स्थान पे है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, कृषि एवं उसके संबंध जो उपक्षेत्र हैं, जैसे वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य है, फसल है, इन सभी की बात करेंगे। टोटल राज्य के सकल मूल्य वर्धन के अंदर इनका योगदान कितना % था, और वृद्धि दर कितनी हुई है। देखो, स्थिर कीमतों के ऊपर 2011 के अकॉर्डिंग स्थिर कीमतों के ऊपर हम बात करेंगे। स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का 2025-26 में जो योगदान था ना, वो था 25.33%। लेकिन प्रचलित पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, या चालू पूछ सकता है। प्रचलित या चालू कीमतों के आधार पे कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वो कितना है, 25.74 है। देखो, कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों का स्थिर कीमतों पे कितना है, 25.34। लेकिन कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों के ऊपर जो योगदान है 25.74 है। दोनों में 25-25 आ रहा है, कैसे याद करेंगे हम, 25 को 25 से काटेंगे। देखो, जो चीज स्थिर होती है ना वो कम ही होती है, जो चीज स्थिर होती है वो कम ही होती है। तो 33 कम है, यहाँ पे ज्यादा क्या, 74 ज्यादा है, तो ज्यादा 74 ही ज्यादा आ जाएगा, ये कम आ जाएगा यहाँ पे। और अब देखेंगे स्थिर कीमतों की जो वृद्धि या जो कमी है, वृद्धि दर है वो कितनी हुई, 0.22%, जबकि प्रचलित कीमतों के ऊपर जो वृद्धि है ना वो 3.47% की दर्ज की गई है। बड़ी बड़ी बात यह है कि कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों के ऊपर योगदान 25.74, स्थिर पे कितना, 25.34 या 33 आ जाएगा। और अब है, यहां पे पढ़ेंगे एक बात और, वो कौन सी है, वो ये है
कि प्रचलित कीमतों के ऊपर राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में ग्रोस राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर हम बात करेंगे जीएसवीए में कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है, इसके उप क्षेत्रों की संरचना। तो कृषि के उप क्षेत्र कौन कौन से? 4। एक तो कौन सा? पशुधन है, एक कौन सा? फसलबाड़ी है, फसल है, एक कौन सा? वानिकी है, एक कौन सा? मत्स्य पालन। ये कृषि के उप क्षेत्र 4 हैं। राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों के ऊपर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है वो 28.56 था, जो कि अब कितना हो गया? 25.74 हो गया। यानी कि 2011-12 में क्या था? 28.56 था, और अब क्या है? 25.74, यानी कि कम हो गया है। तो ये क्या है? इसमें घटा हुआ है और कम हुआ है यहाँ पे। और अब सबसे खास मेन बात ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कृषि के संबंध जो क्षेत्र है ना, उनके उप क्षेत्रों का योगदान है वो मिलान कीजिएगा या आरोही अवरे क्रम में रखिएगा। तो कृषि के जो क्षेत्र है उसमें फसल है, पशुपालन है, वानिकी, मत्स्य है। सबसे बड़ा जो जिसका योगदान है वो किसका? पशुपालन का है। सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? पशुधन का है। वो कितना है? 49.35% है। तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो पशुधन का आ जाएगा 49.35। फिर आ जाएगा फसल का, वो कितना है? 42.61। फसल का पढ़ेंगे 42.61। और वानिकी कितना है? 7.49। 7.49। मत्स्य कितना है? 0.54। अब याद कैसे करेंगे? देखो यहां भी दोनों में 42 आ रहा है और 49 आ रहा है। तो पशु की बात करेंगे ना, दोनों में संख्या सेम आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रही है। तो इसमें दूसरी 42 यहां पढ़ेंगे 42 आ रहा है, 42 यानी कि 42 आ रहा है। और इसके अंदर यहां पढ़ेंगे पशुधन के अंदर 49 आ रहा है। तो 49 के अंदर जैसे पशु के अंदर ये 9 बैठा है, पशु ये मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा यहां लग जाएगी तो कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। ये 2 है तो बीज, यहाँ बीज गुजराती भाषा में बीज किसको बोलते हैं? 2 को बोलते हैं ना, बाबेरी बीज कहते हैं 2। तो बीज यानी कि फसल में क्या करते हैं? बीज बोते हैं, फसल उगती है। तो यहाँ बीज बोले तो 2 आ जाएगा, तो 42 जुड़ जाएगा। ये ऊ की मात्रा यहाँ आ जाएगी तो 49 आ जाएगा, 49.35। ये 42 मिनट आगे दिक्कत नहीं है, 7-7-49। वानिकी पढ़ेंगे 7.49। वानिकी पढ़ेंगे 7.49। मत्स्य कितना है? 0.54% है। जो 4 क्षेत्र हैं, 49 पॉइंट पशुपालन का, 42% किसका? कृषि का, 0.54 किसका? मत्स्य का, 7.49 किसका आ जाएगा? तो आपके वानिकी का आ जाएगा। 7.49 किसका आ जाएगा? वानिकी का आ जाएगा। ये इसको याद करेंगे, देखो या रट्टा मार लो या अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, या आप इसको दीवार के ऊपर चिपका करके भी जब पढ़ो तो एक बार नजर डाल दिया करो। और अब चलते हैं नेक्स्ट, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में। कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों में सर्वाधिक जो योगदान वाला जो क्षेत्र कौन सा? पशुधन ही है भाई। पशुधन कितना है? 49.35। 42 किसका आ जाएगा? आपके फसल का आ जाएगा। तो 49.35 ज्यादा कौन सा? पशुधन का है। सर्वाधिक जो वर्धित दर है ना, आपसे पूछे उप क्षेत्रों में सर्वाधिक जो वर्धित दर है वो किसकी हुई है? पशुधन की हुई है। वो कितनी हुई है? 5.20% है। और न्यूनतम जो वर्धित दर वाला जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा? फसल है। फसल में कितनी है? -0.01% की इसमें वृद्धि हुई है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन हमने बता ही दिया कि राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? 283.98 लाख मेट्रिक टन। उसके अंदर अनाज कितना था? 236.85। और दालें कितनी थी? 47.13। दोनों को मिलाएंगे तो 283.98 राजस्थान का लाख मेट्रिक टन के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन आ जाएगा। और अब चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट है कुल अनाज। देखो 2024-25 के अंदर हमारा जो अनाज था ना, वो था 267.82 लाख मेट्रिक टन। और अब जो नया डेटा है ना, उसमें पूछेगा नए डेटे के अकॉर्डिंग हमारा जो खाद्यान्न अनाज की बात कर रहा हूं मैं, अनाज की बात है, वो कितना? 236.85 है। तो लास्ट ईयर था 267.82, अब 236.85। यानी कि ये क्या करता है? दिखाता है, कमी को दिखाता है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले क्या अनाज उत्पादन में वो कमी दर्ज की गई है। और अब चलते हैं राजस्थान में टोटल हमारा जो 100% का भूमि का जो एरिया है, राजस्थान का 100% का भूमि का एरिया है, उसमें कुल शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है? 53.02% है। राजस्थान के 100% की बात करेंगे, राजस्थान में जो सिंचित भूमि का क्षेत्र है वो कितना है? 32% है। और देश के कुल सतही जल का राजस्थान को सिर्फ कितना जल मिलता है? 1.16% जल मिलता है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 32% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 53% हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। और राजस्थान का टोटल जो रिपोर्टिंग एरिया है हमारी फसलबाड़ी का, हमारे एग्रीकल्चर की बात करेंगे, राजस्थान का एरिया
कुल क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान का टोटल जो रिपोर्टिंग जो क्षेत्र है ना वो कितना है 343.43 लाख हेक्टेयर है, 343.43 लाख हेक्टेयर है। और राजस्थान में ऐसी भूमि जो काम की नहीं है, जहां पे कोई बुवाई नहीं होती, जिसको उस्र भूमि कहते हैं, अयोग्य भूमि कहते हैं, वो कितनी है 6.85% राजस्थान में कृषि अयोग्य भूमि है। और अब बात करते हैं कृषि जोतों का आकार। 2010 अभी पीछे पेपर हुआ था, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें क्या हुआ कि एपी एग्जाम के अंदर आपका जो कृषि जोतों का आकार है ना उसने 2010-11 का पूछ लिया, उसमें औसत आकार तो कंपेयर करके पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर है, कंपेयर करके। तो देखो कृषि जोतों का जो औसत आकार है, देखो भाई कृषि जोतों की संख्या कितनी थी 68.88 लाख थी, 68.88 लाख थी कब 2010-11 के अंदर। और कृषि जोतों की संख्या हमारी जो कृषि गणना है ना, कृषि गणना लास्ट कब हुई थी 2015-16 में हुई थी। और पहले जो कृषि गणना है वो कब हुई थी 1969-70 के अंदर हुई थी, 1969-70 के अंदर हुई थी। और ये लास्ट हुई थी 2015-16 में। तो उसमें कृषि जोतों की संख्या कितनी थी 76.55 लाख थी, 76.55 लाख थी। और इससे पहले 2010-11 में 68.88 लाख थी। तो अब कृषि जोतों का औसत आकार 2010-11 में कृषि जोतों का औसत आकार था 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। लेकिन अब का 2015-16 का कृषि जोतों का औसत आकार है वो कितना है 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। लेकिन वीडियो का जो पेपर पीछे पूछा गया था उसमें क्या है महिला जोतों की संख्या पूछ ली थी, वो कितनी है महिला जोतों की संख्या बात करेंगे तो 7,75,000, जबकि पुरुष जोतों की संख्या कितनी है तो 68.66 लाख है, वो पुरुष जोतों की संख्या है। सिंपल सी बात है 2010-11 के अंदर 2.73 यहां पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो कृषि जोतों की संख्या है। और इससे पहले 2010-11 के अंदर 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जोतों का और एवरेज आकार आ गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम कुछ योजनाएं पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर। यहां से प्रश्न अब आपकी ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, यहां से ज्यादा रहेंगे। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे देखिएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे यहां पढ़ेंगे एक बीज के बारे में कौन कौन से नए प्रावधान योजनाएं हैं। एक योजना कौन सी है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, नई फसल की किस्मों का प्रोत्साहन करना है। एक है मृदा के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ दरा खेतरा, और पीएम मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ श्री गंगानगर से यहाँ पे हेल्थ सॉइल कार्ड की शुरुआत की गई थी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई थी सूरतगढ़ से की गई थी। जैव एवं नैनो उर्वरक है और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आजकल ये चल रही है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चल रही है, बैलों से खेती है और जैविक खाद का उत्पादन करना है। एक साख या ऋण के बारे में, ऋण कौन कौन से हैं किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, 0% के ऊपर ब्याज दर के ऊपर अल्पकालिक फसल का ऋण मिलता है। और कृषि अवसंरचना जो निधि है निधि उसके बारे में कौन कौन से प्रावधान है। बीमा, तो बीमा कौन सा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें बीमा खरीफ का रबी का प्रीमियम का राशि कितनी है वो हम पढ़ेंगे। और टेक्निकल के अंदर एक योजना कौन सी है सरकार की कृषि में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना, और कृषि क्लिनिक जो स्थापित किए गए हैं 2025-26 के अंदर वो कितने हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूं यहां पे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये 2017 के दोस्तों 2017 की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सबसे पहले इन 3 जिलों में शुरू की गई थी, कोटा भीलवाड़ा उदयपुर। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कोटा भीलवाड़ा उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की गई थी। लेकिन 2018-19 के अंदर राजस्थान के 10 के 10 जो कृषि खंड है वहां पे शुरू कर दी गई है। तो पहले 3 बाद में 10 के 10 शुरू कर दी कब 2018-19 में। उद्देश्य क्या है अच्छी क्वालिटी के गुणवत्ता वाले जो बीज है उनके उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु 90% का जो अनुदान है 90% के अनुदान के ऊपर 7,000 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। और इसमें 5,000 किसानों को एक घास है, कौन सी घास नेपियर जो घास है उसका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है ये जो घोषणा ना सरकार की ये अभी की है, कब की है 2026 के 27 में बजट में किया सरकार ने कि 5,000 किसानों को नेपियर घास का फ्री में वितरण करेंगे। इस बजट में सरकार ने घोषणा की है ये। और आगे है नैनो यूरिया डीएपी खाद को डीएपी को बढ़ावा देने के लिए 50% का सरकार इसमें अनुदान भी किसानों को देगी। और अब चलते हैं अगली योजना उर्वरक एवं मृदा स्वास्थ्य के लिए। एक तो सोइल हेल्थ कार्ड है,
एक तो कौन सी योजना थी, सोइल हेल्थ कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड। नारा था स्वस्थ दरा खेत हरा, स्वस्थ दरा खेत हरा। पीएम मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत है ना वो कहां से की गई थी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से की गई थी। और यहां पढ़ेंगे अब चर्चा में कौन सी पुरानी योजना, अब चर्चा में कौन सी है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। ये चर्चा में बजट में सरकार ने घोषणा की है। इसमें क्या है, प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को, प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को 10,000 की वित्तीय सहायता सरकार इसमें उपलब्ध करवाएगी। और इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी केंचुआ की जो खाद है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से 50 किसानों को सिलेक्ट करेगी और उनको 10,000 की आर्थिक सहायता देगी जैविक खाद के उत्पादन के लिए। इसके बाद में है, जो किसान बैलों से खेती करते हैं तो उनको बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए पर किसान सरकार 30,000 रुपए की उनको सहायता देगी। तो बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए 30,000 रुपए की सरकार इसमें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अगर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नवीनतम तकनीक को डेवलप करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय ब्लॉक में कृषि क्लिनिक स्थापित कर रही है। जैसे कि हेल्थ क्लिनिक होते हैं उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के भी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। अब प्रश्न ये बनता है ये कौन से लेवल पर स्थापित होंगे, ये जिला स्तर पर स्थापित होंगे। और 2025-26 के अंदर कुल 13 कृषि क्लिनिक की स्थापना की गई थी। और अब है आगे नेक्स्ट योजना कौन सी है, नमो ड्रोन दीदी योजना, काफी चर्चा में भी है। नमो ड्रोन दीदी योजना कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की जा रही है, तो योजना है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा शुरू की जा रही है। भारत में इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 28 नवंबर 2023 को। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2024 को। और राजस्थान में इसकी शुरुआत कौन से जिले से की गई थी, कोटा से की गई थी। और राजस्थान में पहली जो नमो ड्रोन दीदी है वो है रितु मीणा जी, मांगरोल से है ये रितु मीणा जो पहली नमो ड्रोन दीदी। इसका उद्देश्य क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि की सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन टेक्निकल नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है और इनको ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या, केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक वहन करती है। ड्रोन की लागत का 80%, मैक्सिमम 8 लाख तक का, मैक्सिमम 8 लाख तक का केंद्र सरकार वहन करेगी इसके अंदर। जबकि 20% जो लागत हेतु स्वयं सहायता समूह है 3% ब्याज के अनुदान के साथ में कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा से ऋण ले सकते हैं। 20% का स्वयं सहायता समूह है, 3% की ब्याज की दर के साथ में ये ऋण ले सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा 1070 कृषि ड्रोन एवं परिवहन वाहनों की खरीद के लिए ऋण के ऊपर अतिरिक्त 3% की ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रश्न आएगा ना, ये प्रश्न पूरा ट्रेंड में है। जब आपका सेकंड ईयर में प्रश्न आएगा ना तो पूरा नमो ड्रोन दीदी का पूरा पैरा मिलेगा आपको, शुरुआत कब हुई थी, क्या प्रावधान है, क्या क्या क्या, तो कितने % की दर से ऋण मिलता है, 3% की दर से, 20% स्वयं सहायता समूह है, 80% केंद्र सरकार वहन करती है। राजस्थान में शुरुआत कहां से, कोटा से हुई थी। उद्देश्य क्या है, तो कृषि के क्षेत्र के अंदर है नैनो यूरिया उर्वरक की छिड़काव करना और उनका ट्रेनिंग देना, कृषि के बारे में नवीनतम जो नवाचार है उसको बढ़ावा देना। और अब आगे है कृषि सखी। कृषि सखी का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा ट्रेनिंग का कि ट्रेन हो चुकी है। और वर्तमान में इसका पहला चरण राजस्थान सहित भारत के 12 राज्यों में चलाया जा रहा है कृषि सखी का। नेक्स्ट है, ये चर्चा में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 में। और इसमें बीमा की जो प्रीमियम जो राशि है ना वो कितनी है वो देखिएगा। खरीफ फसलों के अंदर इसमें दोस्तों हम देखेंगे खरीफ फसलों के अंदर जो बीमा की प्रीमियम राशि है वो 2% है। रबी फसलों में कितनी है, 1.5% है। वाणिज्य या जो बागवानी फसलें हैं उसमें 5% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आरपीएससी सीधा प्रश्न यहां से पिक करेगी कि खरीफ के अंदर कितनी है, रबी में कितनी है, कमर्शियल या वाणिज्य में कितनी है, 5% है। खरीफ में कितनी आ जाएगी तो 2%, रबी में कितनी है 1.5% या 1.5% आ जाएगी। और इसके तहत सरकार ने एक योजना चलाई है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाया है। और ये अभियान कब चला था, 2 से लेकर के 29 फरवरी 2024 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाया गया। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय बागवानी
मिशन। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। यह राजस्थान के तमाम यानी कि 41 जिलों में चलाया जा रहा है। और इसमें इसके बाद आगे पढ़ेंगे, एक बजट के अंदर सरकार ने घोषणा की है कि एग्रो फॉरेस्ट्री योजना में राजस्थान के अंदर नर्सरियों की स्थापना होगी। एग्री फॉरेस्ट्री योजना है, ये घोषणा सरकार ने कब की? 2026-27 के अंदर। तो ये प्रश्न करंट में भी आ सकता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री योजना में नर्सरियों की स्थापना कहां कहां पे होगी? तो जोधपुर 1, पाली 2, कोटा 3, जोधपुर, पाली, कोटा के अंदर नर्सरियों की स्थापना की जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत, यानी कि एग्रीकल्चर भी और वानिकी भी है। और इसके बाद में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये योजना 2007-8 में चलाई गई थी और इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60-40 का है, जो कि NFSM में था वो 2007-8 में, और उसमें भी जो वित्त पैटर्न था वो था 60-40 का, ये भी 60-40 का आ जाएगा। अब ये छोड़ो, आगे पढ़ाएंगे इसको। अब है ये सबसे खास, सबसे चर्चित, मैं लिख रहा हूं यहां को, सबसे चर्चित है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। दोस्तों ये 2007-8, ये भी 2007-8। कृषि विकास में भी फंड कितना है, फंडिंग कितनी है? 60-40 की। इसमें भी वित्त पोषण कितना? 60-40 का है। लेकिन राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है ना, ये लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ था। और आगे पढ़ेंगे इसमें प्रावधान, इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो प्रति मंथ प्रति परिवार को दिया जाता है, और अन्य पात्र में जो लाभार्थी होते हैं उनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह उनको वितरित किए जाते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1 मार्च 2019 से 1 मार्च 2019 से राजस्थान सरकार के द्वारा 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसमें गेहूं वितरित किया जा रहा है। ये देख लेना अभी बड़ा सा। और विशेष जनजाति, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, राजस्थान की विशेष जनजाति, एक तो सहरिया, एक कथोड़ी ओबलिक खेरवा, एक ही बात है, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा, विशेष तौर पे दो नाम मिलेंगे, सहरिया और कथोड़ी। मनरेगा में सबसे पहले इन्हीं को 200 दिन का रोजगार दिया गया था, और इन्हीं विशेष जनजातियों के लिए प्रति माह निःशुल्क राशन या खाद्यान्न का इसमें वितरण किया जा रहा है। जनजाति के नाम देख लेना। बजट 2026-27 में सहरिया यानी खेरवा तथा कथोड़ी जनजाति के परिवारों को हर महीने घी, तेल, दाल वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए पात्र परिवारों की महिला मुखिया को 1200 रुपए प्रति माह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। कितने? 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनको प्रदान किए जाएंगे। आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, सबसे खास है, सबसे खास ही रहेगा ये, सबसे खास। ये सारा नहीं, थोड़ा देख लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तैयार करने में 22 दिन लग गए, इस मैटरों को इकट्ठा करने में। योजनाएं, बजट, सारांश आर्थिक समीक्षा का है। पुराने वाले किससे आप नहीं पूछ रहा, जैसे कि हरित क्रांति किससे है, श्वेत क्रांति किससे है, पीली नीली क्रांति किससे है, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा। अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको इक्को से करंट से रिलेट करके पूछ रहे हैं। थोड़ी मेहनत की गई है, मेहनत थोड़ी आप कर लेना, हमने मैटर इकट्ठा कर दिया, पढ़ आप लेना। देखो अब आप पढ़ेंगे कि कितने जिलों में चलाई जा रही है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, गेहूं के लिए कितने जिलों में चल रहा है? देखो भाई, गेहूं के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करेंगे, यह राजस्थान के 18 जिलों में चल रहा है। गेहूं पढ़ेंगे 18 जिलों में, दलहन सारे जिलों में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन जो पड़ेगी फसल वो कितने जिलों के अंदर है? 41 जिलों में चल रहा है। मोटा जो अनाज, मोटे अनाज के अंदर क्या आता है? मक्का है, और क्या जो आता है? नो मक्का भी 9 जिलों के अंदर, जो भी क्या है 9 जिलों के अंदर है। मोटे अनाज के अंदर मक्का और जो 9 जिलों के अंदर पड़ेंगे। पोषक अनाज जिसको क्या बोलते हैं? श्री अन्न कहते हैं। पोषक अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं, इसमें बाजरा और ज्वार। तो बाजरा राजस्थान के 28 जिलों में चल रही है, जबकि ज्वार कितने? 11 जिलों में चल रही है। और कपास की पड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 18 जिलों के अंदर। तो वापिस सुनोगे, इसमें घटक में गेहूं 18 जिले, कपास 18 जिले, और इसके अलावा मोटा अनाज पड़ेंगे 9 जिले। जैसे कि इसमें पड़ेंगे मोटा अनाज के अंदर मक्का 9 जिलों के अंदर, जो भी कितने आ जाएगा? 9 जिलों के अंदर आ जाएगा। पोषक अनाज के अंदर हाँ बाजरा 28 जिलों के अंदर है, ज्वार कितने? 11 जिलों के अंदर, कपास कितने आ जाएगी? 18 जिलों के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे खास, वर्तमान के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैविक खेती से प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, यह मिशन नया ही है, सरकार का 2025-26 में शुरू किया गया है।
और इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, छिड़काव है, जो कीटनाशक है उनका सबसे कम यूज करना, बायो जो खेती है उसको बढ़ावा देना है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। और अगला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये मैं आगे कराऊंगा, इसके बाद आगे इसका स्लाइड उसमें कराएंगे। अब है सबसे खास चर्चित, अभी एपी का जो एग्जाम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था आरपीसी के द्वारा, सेम प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत है ना वो कौन से बजट में हुई थी? 2025-26 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी और ये कहा था कि ये जो योजना है आगे 6 सालों के लिए वैलिड रहेगी। तो इसकी जो अवधि है वो 6 वर्ष तक रहेगी और इसमें 11 जो डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट की योजनाओं का इसको क्या है, एक किया गया है। 11 डिपार्टमेंट की विभिन्न योजनाओं को इसमें एक किया गया है और यह देश के 100 आकांक्षी जिलों के अंदर राजस्थान के 8 जिलों में शुरू की जाएगी। 8 जिले बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, पाली है, जालोर है, चूरू है, नागौर है, बीकानेर है, इन 8 जिलों में शुरू की जाएगी। 8 जिले कौन से? जोधपुर है 1, जैसलमेर 2, बाड़मेर 3, पाली 4, जालोर 5, नागौर 6, चूरू 7, बीकानेर 8। तो कल को प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 में वैलिड 6 साल तक के लिए 11 डिपार्टमेंट को इकट्ठा किया गया है। केंद्र सरकार के देश के 100 आकांक्षी जिलों के अंदर राजस्थान के 8 जिले इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। दोस्तों इस योजना का जो फंडिंग, इसका जो वित्त पैटर्न है ना वो कितना है? 60 और 40 का वित्त पैटर्न कितना है? 60-40 का। ये जो अवधि है ना इसकी 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक की इसकी अवधि है। और पात्रता, इसमें कम से कम 18 वर्ष वाले जो लाभार्थी हैं किसान, इसके अंदर न्यूनतम 18 वर्ष जिसकी है, 18 वर्ष एज है वो इसके अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत है। तो उनकी जो न्यूनतम एज है ना वो इनकी न्यूनतम जो एज है कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए, कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे कुछ और फैक्ट, जैसे राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, ये कुछ फैक्ट पूछेगा। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव ये कब हुआ था? ये 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ये हुआ कहां पे? बिड़ला ऑडिटोरियम, मंडी नहीं है, बिड़ला ऑडिटोरियम कहां पे? जयपुर के अंदर ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो कि जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर, जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर 17 से 26 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है। आज तारीख है 17 अप्रैल को मैं क्लास करा रहा हूं, तो 17 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक ये है शुरू हो गया है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो कि जयपुर के अंदर है। अभी 2-3 दिन पहले ही चर्चा में आया था, सरकार ने DIPR की साइट पे आ गया था, मुझे लग रहा है एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक जो मीट है ना ये 2026, इसका आयोजन कब और कहां पे होगा? तो यह 23 से लेकर के 25 मई 2026 को, 23 से लेकर के 25 मई 2026 को ये कहां पे आयोजित होगी? यह जयपुर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, जो कि सरकार ने बजट में घोषणा की है, 2026-27 में घोषणा की है कि लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, ये सरकार ने घोषणा की है राजस्थान में बांसवाड़ा व उदयपुर जिला मुख्यालयों के ऊपर यहाँ पे लघु वन प्रसंस्करण केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। और अब आगे चलते हैं, मिशन, ये अभी ये बजट में सरकार ने घोषणा की है, चर्चा में भी है, मिशन राज गिफ्ट इसका पूरा नाम है। मिशन राज गिफ्ट क्या है? सुनिए क्या है ये, देखो मिशन राज गिफ्ट, गिफ्ट के बात करेंगे, जी से जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लिवलीहुड, लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड जो कि सरकार ने घोषित किया है 2026-27 के बजट में सरकार ने घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान की ऐसी जो प्रोडक्ट, जैसे कोई पान मेथी हो गई, जैसे राजस्थान का इसबगोल हो गया, राजस्थान की मिर्ची हो गई, ये राजस्थान का कोई मेहंदी हो गई, राजस्थान की जो ऐसी जो चीजें, जो क्वालिटी है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर का कृषि का उत्पाद है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ा मार्केट मंच देना, उनको आइडेंटिफिकेशन देना, उनको पहचान दिलाना, जैसे कि GI टैग मिलते हैं उसी प्रकार से उनको पहचान दिलाना। इसीलिए सरकार ने मिशन चलाया है, मिशन राज गिफ्ट के माध्यम से है। नेक्स्ट है कृषि विपणन जो विभाग, कृषि विपणन जो विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 के अंदर की गई थी। सबसे खास ये है राजस्थान में कृषि कल्याण कोष, किसानों के उन्नति के लिए एक कोष बनाया,
कृषि कल्याण कोष। ये कृषि कल्याण कोष कब बना? 16 दिसंबर 2019 को। तो यह बना कब था? 16 दिसंबर 2019 को। और इसकी जो राशि है ना वो कितनी है? 7500 करोड़। तो इसकी राशि कितनी है? 7500 करोड़। 16 दिसंबर 2019 को बना। अगला है राष्ट्रीय बांस मिशन। राज्य सरकार ने इस मिशन के तहत एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 60-40 की रहेगी। और यह योजना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत संचालित होगी। और इस योजना में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूम्बर और झालावाड़ के जो जिले हैं वो चयनित किए गए हैं। और अब आगे है किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत ये कब हुई थी? हम बात करेंगे इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत है केंद्र सरकार जो किसानों को जो राशि या वित्तीय सहायता देती है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय जो सहायता देती है वो देती है 6000 की वित्तीय सहायता देती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसमें 3000 की वित्तीय सहायता देती है। टोटल मिलाकर के किसान को 9000 रुपए प्रति किसान को प्रति वर्ष है वो इसमें दिए जाते हैं। और अब अगली योजना है वो है किसान कलेवा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2024 के अंदर। जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या है? कृषि मंडियों में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और अगली योजना कौन सी है? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें जो महिला श्रमिक है उनके विवाह के लिए, उनके चिकित्सा सहायता के लिए, उनके बारे में कुछ सरकार की योजनाएं हैं, कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। वो कौन कौन से हम पढ़ेंगे। तो इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। जो प्रसूति महिला है, जो श्रमिक है, उस महिला की बात करेंगे। उस महिला को 45 दिन की जो दिहाड़ी या मजदूरी के बराबर राशि मिलती है, अधिकतम 2 बच्चों तक मिलती है। जो पिता है उसको पेटर्निटी लीव मिलती है, कितने दिन की? 15 दिनों की। उसके समतुल्य उसको मजदूरी प्रदान की जाती है। और जो महिला श्रमिक है उसकी विवाह की बात करेंगे। उसकी अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए पहले 50,000 दिए जाते थे, लेकिन लास्ट जो बजट आया था ना उसमें सरकार ने 25,000 बढ़ा दिए। तो अब मिलते हैं कितने? 75,000 रुपए मिलते हैं। तो 75,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन जो महिला श्रमिक है अगर उसकी खुद की शादी है, उसकी स्वयं की शादी हो रही है, तो 50,000 मिलते हैं। तो विवाह सहायता बात करेंगे उसके खुद के लिए, स्वयं सहायता के लिए कितनी मिलती है? 50,000। तो महिला जो श्रमिक है उसकी खुद की शादी हो रही है तो 50,000 मिलेंगे। 2 बेटियों की शादी के लिए कितने मिलेंगे? 75,000 सरकार इसमें दे रही है। और अगर उनको कोई चिकित्सा सहायता, को गंभीर बीमारी है, कैंसर, हृदय, लीवर, गुर्दा के कोई किडनी की बीमारी है, तो उनको 20,000 की सहायता दी जाती है। और अब इसके बाद में करंट में अभी 18 से लेकर के 19 जनवरी 2026 को राजस्थान में अमरूद महोत्सव कहां पे हुआ? सवाई माधोपुर में। ध्यान रहे राजस्थान में अमरूद मंडी कहां पे? सवाई माधोपुर के अंदर। इसके बाद में राजस्थान में किन्नू मंडी गंगानगर में बनेगी। तो राजस्थान में किन्नू जो महोत्सव है वो कहां पे? श्री गंगानगर के अंदर आयोजित हुआ था। अब आगे भारत सरकार के द्वारा विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, गेहूं का न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य एमएसपी वो कितने रुपए घोषित कर दिया? 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया। ध्यान रखिएगा 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। और अभी बजट में सरकार ने घोषणा की है, ये सरकार ने बजट में घोषणा की है 2027 के बजट के अंदर कि 27 के बजट में कि राजस्थान में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फूड मार्केट है वो कहां पे बनेगी? तो जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित की जाएगी। और अब आगे है कृषि ज्ञान धारा 2.0। कृषि ज्ञान धारा 2.0 यह कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2025 को कहां चलाया गया था? दुर्गापुरा, जयपुर में चलाया गया था। और नेक्स्ट इसका उद्देश्य पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया। तो वापस क्या है? ये कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम था ना, इस कार्यक्रम का आयोजन बताई दिया वो कहां पे हुआ? 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा, जयपुर में। लेकिन इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पत्रिका का विमोचन हुआ था। वो पत्रिका कौन सी है? पत्रिका का नाम है हरित दर्पण। हरित दर्पण का विमोचन हुआ था, जो कि किसने किया? अंतरराष्ट्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया है।
और अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रश्न भी आते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई में ये राजस्थान है, राजस्थान में टोटल सकल बोया गया जो क्षेत्र है ना वो कितना है, सिर्फ कितना 24% है राजस्थान का। लेकिन अब 2030 तक सूक्ष्म सिंचाई का सकल बोया गया जो क्षेत्र है उसको 51% करने का टारगेट है। इसको 51% करने का टारगेट है, कितना 51% करने का टारगेट है। और अभी रिपोर्ट आई थी आपके जनवरी 2026 फरवरी 2026 के अंदर कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान की रैंक कौन सी है, पहली रैंक है। तो सूक्ष्म सिंचाई के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। और अब आगे है राजस्थान में कुछ कृषि के एक्सीलेंस सेंटर, राजस्थान में कुछ कृषि के उत्कृष्टता केंद्र है, वो कहाँ कहाँ पे हैं वो और आप देख लीजिए। कृषि की उत्कृष्टता केंद्र, जैसे आम का एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे बनेगा, बांसवाड़ा में। प्याज का कहाँ पे, अलवर के अंदर है। किन्नू का कहाँ पर, गंगानगर के अंदर। मिलेट्स का पड़ेगा कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। हनी बी मधुमक्खी का जो शहद होता है उसका है, हनी बी का तो देखो भरतपुर में है, और मधुमक्खी का है ना वो कहाँ पे, टोंक के अंदर, बिशलपुर के अंदर। राजस्थान में अनार का कहाँ पे, बस जयपुर के अंदर। खजूर का कृषि एक्सीलेंस जो सेंटर है ना वो सग्गर भोज का जैसलमेर के अंदर है। मक्का कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर है। और अमरूद का पढ़ेंगे वो कहाँ पे, देवड़ावास टोंक में है। नारियल का एक्सीलेंस सेंटर बिशलपुर टोंक के अंदर है। सब्जी का कहाँ पे, बूंदी के अंदर। और इसी प्रकार से फूल का स्वाई माधोपुर के अंदर। ये चर्चा में है जैविक कृषि, तो जैविक कृषि का झालावाड़ के अंदर। और ध्यान रहे राजस्थान के अंदर जैविक जो कृषि की बात करेंगे तो जैविक कृषि वाला पहला जो जिला है वो कौन सा, डूंगरपुर। और जैविक कृषि वाली पहली जो ग्राम निकाय अभी एसआई में प्रश्न पूछ लिया गया था वो कौन सी है, बामनवास कांकर, जो कि कहां पर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। और पिस्ता कहाँ पे है, लूणकरसर के अंदर है। तो पिस्ता कहाँ पे, लूणकरसर के अंदर है। सीताफल कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लहसुन का कहाँ पे, बारां के अंदर, छिपापड़ोत में। अंजीर का सिरोही में प्रश्न एसआई में आया था ये। पपीता कहाँ पे, बहरावड़ दौसा के अंदर है। ड्रैगन जो फ्रूट है वो बस जयपुर के अंदर। और खट्टे जो फल है उनका कहाँ पे है, नानता के अंदर। और ये जो नानता है ना वो कहाँ पर है, कोटा के अंदर। और अब वो आपका जो पीछे मैंने छोड़ा था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको मैंने छोड़ी थी, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये 2019-20 में सरकार योजना लेकर के आई थी। और शुरुआत के तौर पे सिर्फ 3 जिलों में शुरू हुई थी, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन 2020-21 में राजस्थान के 15 जिलों में शुरू कर दी गई थी। इसकी थीम क्या थी, खेती में जान तो सशक्त किसान, यानी कि प्राकृतिक खेती के अंदर पढ़ेंगे खेती में जान तो सशक्त किसान, इसकी थीम रखी गई थी। और अब देखो मैं यहाँ पे फसलें ले रहा हूं 2022-23 का आंकड़ा, अब सुन लीजिए गौर से बातें। आप कहोगे कि 2025-26 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि कृषि प्रतिवेदन जो रिपोर्ट आई थी उसका जो आंकड़ा आया था ना वो 2022-23 का आया हुआ है, और उसके आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। अभी मैं पहले बात करूंगा, अभी जस्ट एसआई का पेपर हुआ था 2026 के अंदर, अप्रैल 2026 में। और उसने क्या प्रश्न पूछा आप देख लेना कि मक्का का प्रति हेक्टर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है ना, मक्का का प्रति हेक्टर सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का रहा था, उत्तर क्या था, भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा। लेकिन उसमें किस आधार पे पूछा, तो उसने दोस्तों 2022-23 का पूछा कि 2022-23 के कृषि प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पे मक्का का। तो कहने की बात यह है कि आप जब आपके क्वेश्चन आए तो ब्रैकेट में देख लेना वो किस रिपोर्ट कौन से ईयर के आधार पे पूछ रहा है। तो 2022-23 का आया था, इसके बाद वो रिपोर्ट कृषि विभाग की थी नहीं, 2022-23 की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है। तो इसीलिए मैंने 2022-23 के अंदर जो भी फसलें हैं उनका ज्यादा बुवाई कहां पे हुई और उनका उत्पादन ज्यादा कहां पे हुआ, दो तीन जिले मैंने लिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। यहां से प्रश्न आपका आएगा तो ऑब्वियसली आप इसका प्रूफ लगा सकते हो कि कृषि विभाग की रिपोर्ट है। तो देखो 2022-23 का मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां आप देखेंगे क्या, गेहूं। तो गेहूं में सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर और हनुमानगढ़ का रहा, लेकिन गेहूं के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन है ना वो हनुमानगढ़ और गंगानगर का रहा। उल्टा है, गंगानगर हनुमानगढ़, उत्पादन में हनुमानगढ़ आ गया पहले और गंगानगर बाद में आ गया। इसी प्रकार कपास में गंगानगर हनुमानगढ़, उत्पादन में भी गंगानगर हनुमानगढ़ रहा।
इसी प्रकार बाजरा, बाजरे में बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, अलवर, जयपुर। देखो तो यहाँ पे बाड़मेर पहले पे, यहाँ बाड़मेर पहले पे है, अब जोधपुर जालोर है, क्षेत्रफल में उत्पादन में अलवर और जयपुर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे चावल, चावल के अंदर है बूंदी और हनुमानगढ़, तो बूंदी हनुमानगढ़ सेम रहेगा। ये मक्का का प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था कि मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी भीलवाड़ा में है, मक्के का उत्पादन भी कहां पे, भीलवाड़ा के अंदर है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर सेम आ जाएगा। मचना, चैना, चूरू, चन्ना में क्षेत्रफल कहां पे, चूरू के अंदर, लेकिन चै नहीं आएगा उत्पादन में, उत्पादन के अंदर कौन सा आएगा, अजमेर आएगा, जयपुर और जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर। अब चलते हैं नेक्स्ट है जो, तो जो का ज्यादा क्षेत्रफल गंगानगर और जयपुर के अंदर, और जो का उत्पादन भी गंगानगर और जयपुर सेम है, जो गंगानगर जयपुर, गंगानगर जयपुर। नेक्स्ट मूंग, मूंग के उत्पादन के अंदर नागौर चूरू टॉप है, नागौर टॉप है, लेकिन जोधपुर आ जाएगा यहाँ पे, क्षेत्रफल में नागौर चूरू है, उत्पादन में नागौर जोधपुर आ जाएगा, मतलब नागौर दोनों में आ रहा है। उड़द, उड़द में क्षेत्रफल में बूंदी और टोंक है, बूंदी टोंक सेम है। ज्वार के अंदर अजमेर टॉप है, अजमेर टॉप आ रहा है यहाँ पे, बाकी पाली, टोंक उधर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सरसों, सरसों के अंदर टोंक गंगानगर, लेकिन टोंक आ रहा है और अलवर गंगानगर आ रहा है। मूंगफली में बीकानेर, बीकानेर, सोयाबीन में झालावाड़, यहाँ उत्पादन में कौन सा, 12 झालावाड़ कोटा है। गवार में बीकानेर है, इधर भी बीकानेर है, क्षेत्रफल में जैसलमेर है, इधर यहाँ पे हनुमानगढ़ है। अरंडी पढ़ेंगे तो जालोर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही है। गन्ना में सेम है, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, गन्ने का उत्पादन होता है ज्यादा। जीरा, जीरे के अंदर जोधपुर, बाड़मेर है, लेकिन यहाँ पे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो जीरे का उत्पादन ज्यादा कहां पे, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में जीरा मंडी भी है। और अब आगे चलते हैं राजस्थान के अंदर। एक प्रश्न और है, पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 4 शिफ्ट के पेपर हुए थे जीके के, ए, बी, सी और डी। दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं था एग्रीकल्चर का जिसमें कृषि की वैरायटी के प्रश्न ना हो, कृषि की किस्मों के प्रश्न ना हो। वो एक हमने स्लाइड डाली थी पिछली बार स्लाइड, उससे सारे प्रश्न किस्मों से आ गए थे। तो अभी टाइम पड़ा है, रोज की आप 3-3 किस्में पढ़ोगे तो ही प्रश्न आपके क्लियर हो जाएगा। किस्मों से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, बहुत प्रश्न पूछे गए थे, तो आगामी एग्जाम वाले किस्मों के प्रश्न देख लेना। अब गेहूं की जो वेरायटी देखो, कल्याण सोना, मंगला, गंगा सुनहरी, सोनालिका, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिन कोहिनूर, दुर्गापुरा और राज 376, राज 821, राज 911, 1114, 821, 3070 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया गया है। राज 1482 काफी चर्चित है, राज 3077 काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हेज लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। 3070, 3077, 3070, 3077, 1482 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज 171 सॉरी राज 376 काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ा कंफ्यूज थोड़ा आगे करेगी आपको, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे उस एक वेरायटी के अंदर। अब है बाजरा, तो बाजरे में देखो सिंपल है, राज बाजरा चरी, राज बाजरा चरी 2, राज बाजरा चरी फर्स्ट, राज बाजरा चरी 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहां कंफ्यूज होता है कि राज 171, राज 171 तो बाजरे की है, लेकिन राज 376 है ना, तो वह किसकी है, गेहूं की। यहां कंफ्यूज होते हैं, राज 171 किसकी है, बाजरे की है, राज 171 बाजरे की है, राज 376 है ना वो किसकी है, गेहूं की है। 3070, 3077, 1482 ये गेहूं की है, राज 171 है वो किसकी है, बाजरे की आ जाएगी। जो में जयपुर गंगानगर टॉप पड़े थे उत्पादन में, जो पढ़ेंगे तो राजकिरण, ज्योति और आरडी 59, आरडी 25-3, आरडी 35, आरडी 52, आरएस 6, BL2 और आरडीबी फर्स्ट। आरडी देख लेना, आरडी के नाम से जब भी वैरायटी पूछेगा मोस्टली आरडी वाली है वो जो में आ रही है। मक्का में माही कंचन है, माही धौल है, लेकिन माही सुंदा माही पूछे तो चावल क्या जाएगी, तो माही कंचन माही धौल तो फेमस रहेगी, माही कंचन भी माही धौल भी मक्का की है। लेकिन नवजोत, सविता, किरण, पुस्सा, विवेक ये जो आएगी, विजय, मोती कंपोजिट, ये सारी मक्का की, मक्का वाली इंपॉर्टेंट है। नवजोत है, कंपोजिट है, विजय है, मेघ है, सविता है, माही कंचन है, माही धौल है, ये सारी किसकी वैरायटी है, मक्का की वैरायटी है। कपास में वीर नार प्रश्न पूछ लिया गया है, वराह लक्ष्मी कपास की वैरायटी, गंगानगर में गंगानगर अगेती, बीकानेरी नरमा कपास की वैरायटी, बाकी इसके नाम से आ जाएगा। वीरनार कपास की वैरायटी प्रश्न पूछा गया है, वीरनार कपास की है, वराह लक्ष्मी कपास की है। नवजोत सविता कंपोजिट, मेघ आगे स्विता पढ़ेंगे, या माही कंचन माही धौल पढ़ेंगे, मक्का की आ जाएगी। आरडी वाले पढ़ेंगे जो के नाम से है, ज्योति पढ़ेंगे, राजकिरण पढ़ेंगे जो के नाम से है, बाजरा राज 171, राज 376 किसकी, गेहूं की वैरायटी आ जाएगी।
और अब आगे चलते हैं चरण गन्ना। गन्ना, गन्ना में कोयम्बटूर के नाम से आते हैं, को के नाम से, को 419, को 449, जैसे आरडी, जैसे आरडी पढ़ेंगे ना, आरडी जोक वाली आ रही है, जब भी बात को वाली आएगी ना तो को वाली गन्ना के नाम से आपकी वैरायटी निकल जाएगी। अब चावल देखो, चावल, तो चावल माही सुंदा है, प्रसा सुंदा है, माही सुंदा, प्रसा सुंदा, बासमती, परमल, चंबल, चंबल चावल के, चंबल चावल, चावल चंबल आ जाएगी यहाँ पे, सम्राट प्रसा, तो ये सारी चावल की वैरायटी है। और अब है ज्वार, तो राजचरी फर्स्ट, राजचरी टू, यहां कंफ्यूज होते हो, राज बाजरा चरी फर्स्ट, राज बाजरा चरी टू, बाजरे की आएगी, लेकिन राजचरी फर्स्ट, राजचरी टू पूछे तो किसकी है, ज्वार। देखो ज्वार को पशु चर जाते हैं, ज्वार को पशु चर जाते हैं, तो ज्वार चरी फर्स्ट, चरी टू आ जाते हैं। और इसके बाद में है सरसों, तो सरसों के अंदर पुसा बोल्ड, सरसों में पुसा बोल्ड, और पिल्ले सोना बोलते पीताम्बरी, पुसा कल्याण, रोहिणी और वरदान काफी चर्चित रही। और इसके बाद रजत और पुसा जय किसान, सूरत जय किसान, ये इसकी है। चने की पढ़ेंगे दोयद येलो, सी 235 और कुछ इसके अलावा अन्य है, उसे देख लेना, ये चने की वैरायटी है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछेंगे। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है और नई नीतियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं नीति की बात करूंगा, तो राजस्थान की पहली कृषि नीति कब आई थी, 26 जून 2013 को हमारी पहली कृषि नीति जारी की गई थी। इसके अलावा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है, यह नीति आई थी 17 दिसंबर 2019 को, जो कि 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी थी। इसमें क्या प्रावधान था, इसमें किसानों को अनुदान अधिकतम 2 करोड़ तक का इसमें दिया जाता था, और बैंक ऋण के ऊपर किसानों को 6% व अन्य उद्यमियों को 5% की दर से 5 साल तक इसमें ब्याज अनुदान दिया जाता था। जोधपुर संभाग में जीरा और इसबगोल की निर्यात आधारित इकाई लगाने पर अनुदान दिया गया। जोधपुर में जीरा और इसबगोल की निर्यात आधारित इकाई लगाने पर अनुदान दिया गया। रिको के द्वारा कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र कहां पे स्थापित किया गया, जोधपुर में विकसित किया गया इसके अंदर। और अब आगे है राजस्थान कृषि वानिकी नीति, ये नीति कब की है, 2025 की। उसमें क्या है, एग्रो और फॉरेस्ट, यानी कृषि भी है और वानिकी भी, दोनों नीति, दोनों सेक्टर को लिया गया 2025 में। मुख्यतः इसके 3 लक्ष्य थे। एक तो क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकना, दूसरा है अतिरिक्त आय अर्जन करना किसानों की, तीसरा है कार्बन क्रेडिट के लाभ से किसानों को जोड़ना। 3 लक्ष्यों के ऊपर यह केंद्रित थी। और इसके बाद में है, ये सबसे खास, वर्तमान के अंदर जैविक खेती को बढ़ा दिया जा रहा है। और जैविक कृषि जो नीति है ना, ये जून 2017 के अंदर आई थी, जून 2017 में आई थी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में तो राज एम्स क्या है ये पढ़ेंगे। डिजिटल कृषि मिशन के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा मैटर मैंने डाला है। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण हाट की स्थापना 10 करोड़ की लागत से कहां पे स्थापित की जाएगी, झालरापाटन में स्थापित की जाएगी। और अब इसके बाद में है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड जो आजकल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान को टोटल 10 कृषि 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। एक बार मैं मैप से करा दूं, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों बांटा गया है। फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, और कौन सा, फिफ्थ आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के अंदर राजस्थान का एक तो सीधा ये क्षेत्र आ जाएगा, सीधा एक क्षेत्र, यानी कि इसमें देखेंगे आपका बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा, जोधपुर, और थोड़ा क्षेत्र कौन सा आ जा रहा है, फलोदी का आ रहा है। इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया है फर्स्ट ए, यानी कि पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र इसका नाम दिया गया है। इसका कृषि अनुसंधान संस्थान मंडोर जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे फर्स्ट बी। फर्स्ट बी के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ है। फर्स्ट बी के अंदर जो नाम है वो किसका है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का है। और इसका हिंदी में जो नाम है वो क्या है, उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम एसआई में, उत्तरी सिंचित मैदानी, सॉरी ये रीट में पूछा गया था, उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ है। अब है अति शुष्क राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, अति शुष्क। जैसलमेर आते ही अति शुष्क नाम मिल जाता है, जैसलमेर आते ही अति शुष्क नाम मिल जाता है। तो इसके अंदर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और इसमें चूरू। चूरू में क्या है कि आप तारानगर राजगढ़ को छोड़ दो, बाकी सरदार शहर आ जाएगा, बिद्दा शहर आ जाएगा, सुजानगढ़ आ जाएगा, रतनगढ़, सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन तारानगर, राज से राजगढ़ छोड़ दो, बाकी क्षेत्र आ जाएगा। और इसका जो हिंदी नाम है ना, वो इंग्लिश क्या, इसका नाम है फर्स्ट सी,
इसका इंग्लिश नाम क्या है, फर्स्ट सी। और इसका हिंदी नाम क्या, अति शुष्क क्षेत्र है पश्चिमी। और इसके अंदर जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर और रतनगढ़, आपका सरदार सर विद्यासर सुजानगढ़ इसमें आ जाएगा। और इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, बीछवाल के अंदर है। और राजस्थान का यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आ जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए, देखो दोस्तों, सेकंड ए की बात करूंगा ना, सेकंड ए के अंदर राजस्थान का ये क्षेत्र, अरे भाई कलर वाले थोड़ी दिक्कत रहेगी, इसके अंदर ये क्षेत्र, राजस्थान का ये क्षेत्र, सेकंड ए के अंदर राजस्थान का ये क्षेत्र, बस ये क्षेत्र आ जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो आपने तारा छोड़ा, तारानगर छोड़ा, राजगढ़ छोड़ा, इसमें सीकर आ जाएगा, इसमें झुंझुनू आ जाएगा, नागौर आ जाएगा और डीडवाना आ जाएगा। ये नाम है सेकंड ए और सेकंड बी के नाम से। तो इसका नाम क्या है, सेकंड ए, ये नाम है सेकंड ए। हिंदी नाम इसका क्या है, अंतःस्थलीय जल उत्सरण मैदानी क्षेत्र। यानी कि जो स्थल है उसके अंदर, भूमिगत अंदर जल की चूने की मात्रा है जो बहती है, अंतःस्थलीय जल उत्सरण क्षेत्र, जिसका नाम है सेकंड ए, अंतःस्थलीय जल उत्सरण क्षेत्र। अंतःस्थलीय जल उत्सरण क्षेत्र, आगे ना समझ में आए तो यहाँ फोटो डाली हुई देख लेना। अंतःस्थलीय जल उत्सरण क्षेत्र सेकंड ए, और इसके अंदर राजस्थान के ये क्षेत्र आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे सेकंड बी। सेकंड बी में क्या है, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। सिंपल भाषा में ये शेखावाटी प्रदेश है, ये गोडवाड़ प्रदेश है। ये शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, ये आपका गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा, ये आपका गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा। तो इसको आप इस कलर से चूज कर लो, ये कलर, ये क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर। इसमें देखो जालोर, पाली तो पूरा है, पाली आ जाएगा, जालोर पूरा आ जाएगा, सिरोही में कुछ क्षेत्र छोड़ेंगे हम, वो आ जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ क्षेत्र, इसके अंदर ब्यावर भी आ जाएगा। इसमें देखेंगे ना तो आपका जालोर आ जाएगा, पाली पूरा आ जाएगा इसके अंदर, ब्यावर का कुछ आंशिक क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर। सिरोही के अंदर हम क्षेत्र छोड़ेंगे कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिरोही के अंदर हम इसमें क्षेत्र छोड़ेंगे, वो क्षेत्र कौन सा, पिंडवाड़ा और आबू देलवाड़ा। तो इसके अंदर हम आबू क्षेत्र छोड़ेंगे और कौन छोड़ेंगे, पिंडवाड़ा छोड़ेंगे। ये सारा जो क्षेत्र है ये सेकंड किस नाम से आ जाएगा, बी के नाम से। तो ये सेकंड बी है, ये सेकंड ए है, ये सेकंड ए है, अंतःस्थलीय जल उत्सरण मैदानी क्षेत्र। ये क्या है, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और यहां फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए शेखावाटी प्रदेश, सेकंड बी गोडवाड़ प्रदेश, पाली, जालोर, सिरोही में आबू पिंडवाड़ा छोड़ेंगे और ब्यावर का आधा क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। ब्यावर का मैंने बताई दिया यहाँ पे इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर ब्यावर के अंदर क्या है, जेतारण और ब्यावर तहसील को छोड़ करके, जेतारण और ब्यावर को छोड़ करके, बस बाकी आ जाए जेतारण और ब्यावर को छोड़ करके। अब है थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए है ना, ये राजस्थान का कौन सा थर्ड ए पढ़ेंगे, तो राजस्थान का है ये कौन सा थर्ड ए, राजस्थान का हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसको यहाँ पे कलर इसमें इतने ही अलग अलग कलर से दिखा देते तो ब्लू कर देते हैं। राजस्थान का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें आप देखो जयपुर, अजमेर, ब्यावर, आपका टोंक, दौसा और कोटपुतली, बहरोड और कौन सा, खैरथल तिजारा यानी कि भरतरी नगर। तो राजस्थान के ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे, राजस्थान के ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे, ये क्षेत्र राजस्थान का इसके अंदर आ जाएगा। तो राजस्थान का ये क्षेत्र सारा है राजस्थान का, और इस क्षेत्र का जो नाम है ना वो क्या है, थर्ड ए। थर्ड ए मतलब अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और राजस्थान में ये सबसे ज्यादा जिलों वाला है। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है, फर्स्ट सी, लेकिन जिसमें जिले ज्यादा है ना वो कौन सा है, थर्ड ए। उसमें ब्यावर जिला आ गया, अजमेर आ गया, टोंक आ गया, दौसा आ गया, जयपुर आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया और खैरथल तिजारा यानी कि भरतरी नगर आ गया, थर्ड ए। थर्ड बी है ना, बी बाढ़ संभाव्य, थर्ड बी कौन सा है, बाढ़ संभाव्य। थर्ड बी पढ़ेंगे कौन सा आ जाएगा, बाढ़ संभाव्य। थर्ड बी पढ़ेंगे तो बाढ़ संभाव्य है। इसको ए बी सी डी एस, ए बी सी डी एस, ए बोले तो अलवर, बी बोले तो भरतपुर, डी यहां से डी आ जाएगा, डी से धौलपुर आ जाएगा, सी से करौली आ जाएगा, एस बोले तो सवाई माधोपुर आ जाएगा। और इसका जो नाम है वो है थर्ड बी, बी बोले तो बाढ़ संभाव्य आ जाएगा।
अब बचेगा फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए के अंदर देखेंगे राजस्थान का अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसके अंदर आबू पिंडवाड़ा आप शामिल कर लो, आबू पिंडवाड़ा, इसके अंदर उदयपुर आपका शामिल हो जाएगा, इसके अंदर उदयपुर शामिल हो जाएगा, इसके अंदर आपका राजसमंद इसके अंदर शामिल हो जाएगा, इसमें भीलवाड़ा आपका शामिल हो जाएगा, इसमें चित्तौड़गढ़ आपका शामिल हो जाएगा। इसमें चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी सादड़ी तहसील छोड़ेंगे, इसमें क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने बड़ी सादड़ी तहसील छोड़ेंगे, बड़ी सादड़ी तहसील छोड़ेंगे। इसके अंदर देखो उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की आप बड़ी सादड़ी तहसील छोड़ देना, राजसमंद भी है, भीलवाड़ा भी है, सिरोही का क्षेत्र बता ही दिया मैंने, इसमें सलूम्बर नहीं आएगा। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है इसका जो नाम है वो क्या है, फोर्थ ए। तो ये कौन सा है, फोर्थ ए है राजस्थान का, फोर्थ ए अर्ध आदर दक्षिण मैदानी क्षेत्र। अब है फोर्थ बी, अब हम देखें कौन सा, फोर्थ बी देखेंगे। फोर्थ बी के अंदर आप देखेंगे तो सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये राजस्थान का कौन सा है, फोर्थ बी है। और राजस्थान का फोर्थ बी राजस्थान का सबसे छोटा है, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जिलों की दृष्टि से छोटा कौन सा है, सेकंड बी, सिर्फ 2 जिले आते हैं। जिलों की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, तो आपका थर्ड ए, तकरीबन 7 जिले आ रहे हैं मेरे ख्याल से, इसमें देख लेना। और क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, तो फर्स्ट सी क्षेत्रफल में बड़ा है। क्षेत्रफल छोटा कौन सा, सेकंड बी छोटा आ जाएगा। जिलों में बड़ा कौन सा है, तो आपका थर्ड ए है। जिलों में छोटा कौन सा, तो आपका फर्स्ट बी आ जाएगा। अब पांचवा जो बचेगा ना आपका, वो आपका हाड़ौती प्रदेश फिफ्थ के नाम से। पांचवा जो बचेगा राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश, जिसको आप फिफ्थ बोलो, कोई भी बोलो, किस नाम से बोलो, ये पांचवा आपका बन जाएगा, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएगा, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएगा, जो कि आधा दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। बाकी आप मैप पे प्रैक्टिस कर लेना और समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम मेरे पास कम है क्योंकि इसमें फिर लेंथी हो जाएगा टॉपिक, अगर मैं यही टॉपिक कराने लग गया तो। अब थोड़ा सा क्लास और बचे लास्ट के, वो आप देख लो। राजस्थान में आजकल क्या है, एक जिला एक उत्पाद और पूछ रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद। प्रत्येक जिला देख करके उस जिले की प्रोडक्ट, उस जिले की उपज कौन सी फेमस है वो जरूर देखिएगा। तो राजस्थान में जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले का एक जिला एक उत्पाद के अंदर क्या है, पोषक जीरोफाइट फल, केर, सांगरी, व्यापक रूप से निर्जलीकृत अचार सब्जी। तो केर, सांगरी, जीरोफाइट वनस्पति कहां पे, जैसलमेर के अंदर आ जाएगी। झालावाड़ फेमस संतरे आप सबको पता ही है। झुंझुनू में है फल के जो प्रोडक्ट यानी कि नींबू के प्रोडक्ट आ जाएंगे। जोधपुर में जीरा, जीरा मंडी कहां पे, जोधपुर के अंदर। करौली तिल, करौली में तिल, तिल के बीज कहां पे, करौली में। धनिया मंडी कहां पे, रामगंज, कोटा में, तो धनिया कहां पे, कोटा में आ जाएगा। नागौर का पढ़ेंगे मेथी, तो नागौर का आपसे पूछे कौन सा, मेथी। अभी हाल ही में जीआई टैग मिला नागौर की पान मेथी को। पाली, दूध पी करके पल जाते हैं, दूध पी करके पल गए तो पाली के अंदर है। लहसुन मंडी कहां पे, छिपा पड़ोद, 12 में। लेकिन लहसुन राजस्थान के 2 जिलों का ओडीओपी है। लहसुन पढ़ेंगे तो कहां पे, प्रतापगढ़। लहसुन पढ़ेंगे कहां पे, 12 के अंदर आ जाएगा। और राजसमंद का पढ़ेंगे फल आधारित उत्पाद। देखो फल आधारित उत्पाद झुंझुनू के अंदर आ रहे हैं। फल आधारित उत्पाद के अंदर राजसमंद, फल आधारित उत्पाद के अंदर झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर कौन से, नींबू के आ रहे हैं। राजसमंद के पढ़ेंगे आंवला, जामुन, कस्टर्ड आ जाएंगे। सवाई माधोपुर में अमरूद है, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में। अमरूद फेस्टिवल कहां पे, सवाई माधोपुर के अंदर हुआ था। सीकर के अंदर प्याज, सीकर का प्याज है। और इसके बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट, अलवर में प्याज फेमस, सीकर के प्याज फेमस है। सिरोही में सौंफ है। जीरा जोधपुर के अंदर, तेल करौली के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। टोंक पड़ेंगे सरसों, सरसों आधारित प्रोडक्ट टोंक के अंदर। उदयपुर में वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पे, उदयपुर में, तो उदयपुर में वन आ जाएंगे। अलवर में है प्याज, तो सीकर में प्याज। अलवर में प्याज, सीकर में प्याज है। कॉमन और करूंगा, टोंक में सरसों, टोंक में सरसों है, भरतपुर में सरसों है। टोंक में सरसों है, भरतपुर में सरसों है। टोंक में सरसों है, भरतपुर में सरसों है। उदयपुर में आई गया। अलवर प्याज। राजस्थान में फूल मंडी पुष्कर अजमेर के अंदर है। बांसवाड़ा में आम का एक्सीलेंस सेंटर, आम पापड़ बांसवाड़ा के है। 12 प्रतापगढ़ का, 12 लहसुन का आ जाएगा। और बाड़मेर का पढ़ेंगे अनार, बाड़मेर के अनार। भीलवाड़ा में मक्का का उत्पादन ज्यादा, हमने पीछे कराई दिया, भीलवाड़ा मक्का के अंदर है। बीकानेर में बनते हैं भुजिए, मोट से बनते हैं। मोट मंडी कहां पे, नोखा बीकानेर में है। बूंदी का पढ़ेंगे बासमती चावल, बूंदी के अंदर। चित्तौड़गढ़ में गुड़, गुड़ यानी कि गन्ने से पढ़ेंगे गुड़। तो गन्ने का उत्पादन चित्तौड़गढ़, गंगानगर में। लेकिन गंगानगर का प्रोडक्ट क्या, किन्नू, किन्नू मंडी गंगानगर में। किन्नू का एक्सीलेंस सेंटर गंगानगर के अंदर। चित्तौड़गढ़ में गुड़। चूरू का मूंगफली के उत्पाद। दौसा में गेहूं के उत्पाद, जौ, बाजरा, दलिया, टमाटर। धौलपुर में है आलू के प्रोडक्ट। डूंगरपुर में आम है, बांसवाड़ा में आम है। तो बांसवाड़ा में भी आम है, डूंगरपुर में आम है। गंगानगर में किन्नू है। हनुमानगढ़ का देखेंगे तो गेहूं, नूडल्स, पास्ता
और इसी तरह से गेहूं अनाज उत्पाद, जालोर मंडी, जालोर पढ़ेंगे इसबगोल मंडी, जयपुर में कौन सा टमाटर है। तो ये तो क्लास आपकी कंप्लीट है और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको वो जीत के भी आके जाएंगे टेलीग्राम मिल जाएगी। लेकिन अगली क्लास का सुन लीजिएगा, सेकंड ग्रेड में सिर्फ यही नहीं है, सेकंड ग्रेड में आपका या एलडीसी के अंदर आपका हमारे राजस्थान के पशुपालन और पशुपालन के अलावा राजस्थान के डेयरी विभाग की जो योजनाएं हैं, सरस सुरक्षा कवच योजना है, सरस लाडो मारो योजना है, आरसीडीएफ है, आरसीडीएफ के अंदर जो पुरस्कार दिए गए हैं, वर्तमान में कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, आरसीडीएफ कितने स्तर के ऊपर है, इनको लेकर के बजट में सरकार के वर्तमान के अंदर कार्यक्रम के अंदर कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, पशु मंगला बीमा योजना चलाई जा रही है, उनको मैं और एक्स्ट्रा कराऊंगा ताकि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। और क्लास में आपका रिव्यू दीजिएगा। पीडीएफ आप चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो में मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ 2 दिन के बाद हम डाल देंगे। ओके, थैंक यू।